अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। हर दफ़ा मईशत के हवाले से यही चीज़ होती है कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है, लेकिन IMF जो हमें लॉन्ग टर्म जो रिफॉर्म्स करने को कहता है वो कोई हुकूमत भी वो करने को तैयार नहीं होती। इस दफ़ा भी बहुत मुश्किल से काफ़ी मेहनत के बाद और तगोदौ के बाद हमें IMF का ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिला है और ये जो मुआहदा है ये भी इस दफ़ा कुछ ऐसा ही है कि चलें हमें अभी टेम्परेरीली तो रिलीफ मिल गया है, लेकिन IMF भी यही चाहता है कि जब ट्रांजिशन हो जाए गवर्नमेंट का तो वो अगली हुकूमत के साथ कोई लॉन्ग टर्म मुआहदा दस्तखत करें। लेकिन इस वक्त चूँकि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए नागुज़ीर था तो इसका मिलना पाकिस्तान को फाइनली बहुत तगोदौ करने के बाद ये यकीनन खुशाइंद है। और नाज़रीन, प्रॉब्लम यह है कि अब इस वक्त कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि कोई अगर किसी लेंडर ने पाकिस्तान को लेंड भी करना हो, चाहे वो IMF हो या कोई भी और दूसरा लेंडर हो, तो उसने बहुत दफ़ा उसको सोचना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्योंकि रिफॉर्म्स करने से गुरेजा हैं और अपने जो मईशत के फंडामेंटल्स हैं उनको सुधारने से गुरेजा हैं। IMF के मुआहदे के ऊपर चंद ये जो स्लाइड्स है ये देखते चलिएगा, थोड़ा इससे हमें एक नो-हाउ मिलेगा। $3 अरब से ज़ायद 9 माह का ये स्टैंड बाय मुआहदा है, ये एग्रीमेंट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को इसमें से मिल चुकी है। ज़रा मुबादला के जो ज़खायर हैं अब $14 अरब 6 करोड़ पर हैं और यकीनन यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन था ये चाहिए था। फ्रेंडली कंट्रीज़ ने भी फिर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और उन्होंने भी पाकिस्तान को फिर क्रेडिट लेंड किया है। महंगाई की मजमूई शरह इस वक्त 29% तक है, जिसमें कुछ कमी तो हुई है क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा थी ऑन मंथ टू मंथ बेसिस, लेकिन फ़ी यूनिट बिजली ₹7.5 तक महंगी इस फौरी तौर पर मुआहदे के बाद हो गई। और इस मुआहदे को हम इस बिजली के नर्ख से इस वजह से कोरिलेट कर रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि IMF की शराइत की वजह से ये कड़वा घूंट उनको बिजली के नर्ख में पीना पड़ा। तनख्वाहों और पेंशन के अखराजात में भी कमी करनी होगी, ये भी IMF के जो मुआहदा है उसकी ये एक शर्त है। और इस तरह की नाज़रीन दीगर भी शराइत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं उनकी तरफ हम नहीं गए। जैसे कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली ये है कि प्राइवेटाइजेशन निजकारी का जो ऑब्जेक्टिव था, जो कि PMLN ने अपने पिछले दौरे हुकूमत में कुछ हद तक परस्यू किया, फिर उसको ब्रेक लगा दी। इस दफ़ा भी उस पूरे एक ऑब्जेक्टिव को मुसलसल तौर पर ब्रेक लगी रही। उसके ऊपर 1 इंच तक का भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, बल्कि उसकी बात ही किसी ने करने से गुरेज किया। इसकी क्या वजह थी? इसकी एविडेंटली वजह पॉलिटिकल प्रेशर था क्योंकि पॉलिटिकल सियासी जमातें जो सारी हैं वो इसके ऊपर हिमायत इसकी नहीं करती हैं, इसकी हामी नहीं है, निजकारी नहीं चाहती हैं। और जो ब्लीडिंग स्टेट एंटिटीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो उसी तरह से जूं की तूं रहें और अपने पाँव पर किसी तरह खुद ही खड़ी हों। लेकिन नाज़रीन, इतने सालों की मेहनत के बाद ये चीज़ नियर इम्पॉसिबल नज़र आती है। तो प्राइवेटाइजेशन अल्टीमेटली इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये इसके अलावा भी दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टैक्स बेस को ब्रॉडन करना, उनकी तरफ भी कुछ रुझानात कम होने की वजह से पाकिस्तान अब इस नहज पर है कि लोन मिलने में भी हमें बेपनाह दुश्वारी का सामना रहा। इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद एक अपना रोंडेवू आगे बढ़ाएंगे, एक्सपर्ट ओपिनियंस शामिल गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एज वेल एंड फ्रॉम द एक्सपर्ट ओपिनियन एज वेल। कोई न्यूट्रल इसमें नॉन पार्टिजन अरा भी शामिल गुफ्तगू रखेंगे ताकि हम कुछ कंक्लूसिव बात इस पर कर पाएँ। एक्चुअली जो फंडामेंटल्स हैं वो कब जाकर सुधरेंगे और हो क्या रहा है। अब तो बात इस हद तक की जा रही है कि इंटरिम केयरटेकर सेटअप भी मईशत के हवाले से कुछ ना कुछ करता रहे, क्योंकि इसको स्टैंड स्टिल पर रख देना 2 या 3 माह के लिए इस वक्त हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ऐसा भी होने जा रहा है? आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन तमाम उमूर पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मौजूद शुरुका का रुख करती हूँ और इस मामले पर कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन से राय हासिल करते हैं और कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं। हारून शरीफ साहब नाजरीन इस पूरी बहस में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर, तमाम मामले पे एक बहुत मंझी हुई राय, सीनियर इकोनॉमिस्ट। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। खाकान नजीब साहब नाजरीन, डॉक्टर खाकान नजीब इज़ ऑल्सो अ वेरी सीजनड एंड सीनियर इकोनॉमिस्ट, तमाम मामले पे अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो खाकान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ हारून शरीफ साहब। IMF ने तो अब बाकायदा तौर पर जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने इसहाक डार साहब प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से भी गिले किए हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब के हवाले से भी खासे गिले हैं और उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। अब हाउ डू यू असेस द सिचुएशन सर? ये इंटरिम टाइम में हम कहाँ खड़े होंगे और
फौरी तौर पर क्या चीज़ होगी जो इंटरिम टाइम के बाद हमें मुआशी तौर पर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी और लाजिम व मलजूम होगा? जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, पहले तो जैसे आपने अपने इब्तदाइये में कहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम यहाँ खड़े हैं कि एक पाकिस्तान इस वक्त एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है जिसके ऊपर कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं आ रही है और जो हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करने के लिए हमें अगले 2-3 साल के लिए आईएमएफ की सपोर्ट चाहिए। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का करंट स्टेटस है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों की भलाई के लिए, हम हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास फिस्कल स्पेस अगले कुछ बरसों में बहुत कम है, अनलेस कि हम जो कोई बहुत हमारे चहेते सेक्टर्स और लोग हैं उनको हम सब्सिडीज देना बंद करके उनका पैसा हम इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ मूव करें। अब आते हैं आईएमएफ की तरफ। जो आईएमएफ है उसकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आती है, क्योंकि एक क्लाइंट कंट्री है जो बहुत सालों से अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन यूज करके वेवर्स ले लेकर जितना प्रोग्राम चला सकता था चलाता रहा और अक्सर प्रोग्राम एक के अलावा मुकम्मल भी नहीं किए। अब वो कंट्री जो है वो आईएमएफ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरजीह नहीं है, क्योंकि उनकी तरजीह यूक्रेन की तरफ चली गई है, अफगानिस्तान में उनका कम हो गया है। अब वो आपको मेरिट पे डील करते हैं, तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं पिछले तो व्हाट यू आर सेइंग है सर कि पाकिस्तान को जो पहले, आई बेग योर पार्डन, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये तमाम चीजें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले आईएमएफ से निस्बतन आसानी से लोन इसलिए मिलता था क्योंकि जो वहां पर असर रसूख रखने वाले ममालिक हैं उनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट था, बैक व्हेन अफगानिस्तान इशू वाज वेरी एक्टिव। और अब आप कह रहे हैं कि चूंकि वो इशू थोड़ा जरा सबसाइड हो गया है, बल्कि खासा सबसाइड हो गया है, तो इस वजह से पाकिस्तान को क्रेडिट मिलने में मुश्किल आ रही है आईएमएफ से। जी एब्सोल्युटली। देखिए ना, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जिसके 14% शेयर है आईएमएफ के बोर्ड पे, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट जो है वो यहां से मूव कर गया, तो वो आपको बिला वजह की फेवर्स देने पे तैयार नहीं है। उनका पार्टनर बिला वजह की फेवर्स, हाँ जी नहीं, क्योंकि वो अब आपको चीन और हिंदुस्तान के लेंस से देखते हैं, पहले हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखा जाता था। अब जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अभी एक ओल्ड स्कूल के अंदर है, खुशफहमी में है कि हम कोई ना कोई स्पेस ले लेंगे, कोई बात कर लेंगे, और जो ही थोड़ी सी इनको इकोनॉमिक स्पेस मिलती है वो या तो बिल्कुल डिविएट करके एक एक्सपेंशनरी बजट दे देते हैं जैसे तरीन साहब ने किया, या वो यहां पर खेलना शुरू कर देते हैं फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में या फ्यूल प्राइसेस में। पॉपुलिज्म जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में, सर इफ आई मे, आप क्या ये कह रहे हैं कि जो अभी डॉलर के निस्बत पाकिस्तानी रुपया कुछ बेहतर हुआ है तो उसमें इंटरवेंशन की गई है, आपको लगता है? या आपने ये बात की ना फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में खेलना शुरू कर देते हैं? नहीं, अभी बेहतर हुआ है वो तो जी जो ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट आया है उसका एक गुडविल फैक्टर भी आया है, लेकिन हम कंसिस्टेंटली इंटरवीन करते हैं स्टेट बैंक के थ्रू, अपने इनफॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। आईएमएफ ये कहता है कि आप मार्केट्स के अंदर इंटरवीन ना कीजिए, लेट डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन योर एक्सचेंज रेट। ठीक है जी। अब इन चीजों पे उसका एतबार हमारे ऊपर खत्म हुआ है और वो इस वक्त खुद आई थिंक टोटली कंफ्यूज्ड है कि किससे बात करें। राइट, लेट मी टेक इट अक्रॉस सर, मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक ये राय भी है। खाकान नजीब साहब, डार साहब ने कई दफा कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जी आईएमएफ को हमें लोन देना पड़ेगा और हमें बहुत ज्यादा आईएमएफ इस मामले में इनकार नहीं कर सकता क्योंकि हम मेंबर कंट्री हैं और मेंबर कंट्री का हक है कि वो अगर आपसे लोन मांगे तो आप उसको क्रेडिट दें। इज इट एक्चुअली दिस सिंपल सर के आईएमएफ को, मतलब हमारे मेंबर होने की वजह से दे आर बाउंड टू गिव अस लोन कम व्हाट में? क्या ये ऐसा ही है? So Mona, good to be on your program for the first time and good to see you on Hum TV. Thank you. So शुरू इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान पिछले 18-20 माह से अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको डिप्लीट कर रहा था। हम $20 अरब के ज़खायर पे थे मोना सितंबर 2021 में,
और जब IMF नहीं हुआ तो हम $4.5 अरब के ज़खायर तक डिप्लीट कर गए, बिकॉज हमें फॉरेन इनफ्लोज हर तरफ से टूट गए थे। सो ये जो थ्योरी थी कि कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सामने आ गई थी बिल्कुल। आप मेरे पिछले 14 या 18 माह के इंटरव्यूज देख लें, आई हैव कंसिस्टेंटली सेड कि IMF होना है, IMF किए बगैर कोई और चारा नहीं है, और पाकिस्तान को राह फरार नहीं है इससे। आपको सऊदी अरेबिया तक ने ये कहा कि आप फंड में जाएं, आपको चाइना ने ये कहा ये फंड में जाएं। इसकी वजह बड़ी सादी है, और वजह ये है मोना कि एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है जिसको हम ब्रेटन वुड्स का आर्किटेक्चर कहते हैं, पूरी दुनिया उसी में ऑपरेट कर रही है। जब श्रीलंका ने मोना डिफॉल्ट कर दिया, बिकॉज वी आर डूइंग सम वर्क देयर, तो आई नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। जब डिफॉल्ट कर दिया तो मोना देन इवन दे वेंट टू द IMF। सो एक तो ये बात तय थी, हम किस वक्त जाएंगे आई वाज़न्ट श्योर। जून में जब हमने स्टेट बैंक ने कदगन उठा दी इंपोर्ट पे, तो दैट डे आई सेड कि वी आर नाउ अबाउट टू एंटर अ प्रोग्राम, और वो हम विदिन, जिस दिन हमने डिसाइड किया ना मोना, विदिन 15 डेज ऑफ दैट डिसीजन हमने बजट सीधा किया, हमने अपने कदगन उठाई, हमने एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट छोड़ी, हम IMF के प्रोग्राम में चले गए। दिस इज हाउ एंड दिस इज अ पर्सन टॉकिंग टू यू जिसने पाकिस्तान का जो 13-16 का वाहिद प्रोग्राम है उसकी कोर टीम में उसको एंकर किया है। और ये प्रोग्राम भी जब साइन हो रहा था लास्ट वाला, तो मैं टेबल पे मौजूद था, तो मैं अच्छी तरह समझता हूं कि क्या हो रहा था। जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह है, उसका एक अपना रोल है, दुरुस्त कह रहे हैं सारे लोग, पर एक टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, वो एक स्टेज वाइज जैसे ही रिलीज होना शुरू हुए, हमने 9400 अरब अपना टैक्स का हदफ किया, हमने बिस्प में पैसे बढ़ाए, एनर्जी की कमिटमेंट दी, प्राइसेस चेंज की, रुपए की कदर को स्लाइड होने दिया। ये जब हमने सारे काम किए तो हम IMF में गए। अब खड़े कहाँ हैं? खड़े यहाँ हैं कि अगले 9 माह में आपको $28 अरब IMF ने इकट्ठे करके देने हैं। ये याद रखिए बात, ये पैसे अगर इकट्ठे नहीं होंगे, प्रोग्राम डीरेल होगा, तो आपकी ये जो डेट का जो रिस्क पाकिस्तान ने इकट्ठे करके देने हैं, पाकिस्तान ने इकट्ठे करके देने हैं पैसे। जी, पाकिस्तान ने इकट्ठे तो करने हैं, बट मैं इसलिए IMF कहता हूं, ये मैं एज पे जाके कह रहा हूं, क्योंकि IMF की अम्ब्रेला के बगैर होगा नहीं। सो प्लीज रिमेंबर, और याद रखिए मोना, इसकी मिसाल देता हूं, जिस दिन IMF का प्रोग्राम हुआ उसके अगले दिन 24 घंटे में बोर्ड अप्रूवल के बाद आपके ज़र मुबादला के ज़खायर लिटरली डबल हो गए थे। आप $4.5 अरब पे थे, आप 8.5 बल्कि $8.7 बिलियन पे चले गए। UAE उधर से फाइनेंसिंग, एंड देयर आर अदर फाइनेंसेस इन द फ्लो, आई नो के भी 750 मिलियन आने हैं। सो दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स टुडे। राइट, तो यही बात है कि हम लोगों ने इधर उधर से फाइनेंसेस जमा करके अभी टेम्परेरीली और शॉर्ट टर्म तौर पर अपनी नीड्स को मीट किया है और एक खतरा अपने ऊपर से टाला है। लेकिन हारून शरीफ साहब, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो जूं की तूं हैं, और ये प्रॉब्लम्स अब जो हमें टारगेट्स बताए हैं एटलीस्ट IMF ने, कि जैसे अपना टैक्स बेस ब्रॉडन करना है, मईशत को दस्तावेजी बनाना है, निजकारी का अमल आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर आपने क्या इस वक्त सो फार कोई प्रोग्रेस क्या देखी है या नहीं? बिकॉज एटलीस्ट आई हैवंट कम अक्रॉस एनी, स्पेशली रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। कि उसके लिए जो एक माइंडसेट है हमारा, वो उसको चेंज होते बहुत वक्त लग रहा है। आई वॉज होपफुल, जब मैं यहाँ हुकूमत में था, हमने 27, मैं कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मेंबर था, हमने 27 इदारों का तरजीही बुनियाद पे लिस्ट बनाई थी। लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया कि एक तो कोलिशन पार्टनर्स भी तैयार नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी भी तैयार नहीं थी, और उनको ये काम आता भी नहीं था, कॉम्पिटेंस भी नहीं थी। सो आई कुड फिगर आउट, मैंने उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर, उनसे कहा कि इन 27 को कम करते हैं, कोई 4-5 करके दुनिया को दिखाएं कि आप कुछ कर सकते हैं। और उस वक्त हमने वो LNG प्लांट्स वगैरह को तरजीह दी, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। वो भी नहीं कर पाए, मैं ये कहने वाली थी, 4-5 भी तो नहीं हुई सर। जी जी जी, नहीं कर पाए। और उसकी मैंने आपको तीनों वजूहात दे दी कि एक तो फ्रेगमेंटेशन इन द पॉलिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंस जिस इदारे ने करना है। हमने 2 गलतियां की हैं। मैं अब एज ए स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, हमने हर चीज वजारत बना दी है और वो एक हुकूमती तरीके से काम करती है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन कानूनन वजारत नहीं था, हमने एक मिनिस्टर बिठाना था, हमने वजीर लगा दिया, सेक्रेटरी लगा दिए। जी, उनके लिए जगह बनाने के लिए एक टेक्निकल इदारा जिसका काम ऑक्शन हाउस का था, उसको हमने वजारत बना दिया है।
तो एक उसमें इनकम्पिटेंस की मेन वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसमें प्राइवेटाइजेशन का महकमा पीपल्स पार्टी के पास था। कि हुकूमत ये पार्टी आइडियोलॉजिकली प्राइवेटाइजेशन में बिलीव नहीं करती है। मेरा इस वक्त कहने का मतलब यह है कि सियासी लोगों का काम प्राइवेटाइजेशन टाइप ट्रांजैक्शंस करना नहीं होता है। मैंने पूरी दुनिया में काम करके देखा है, उनका काम एक फैसला करना होता है। पाकिस्तान को फैसला यह करना है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग कमर्शियल एंटरप्राइज। और गवर्नमेंट और इसके आगे डेलीगेट कर दें इदारों को और वहां पर एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोफेशनल बिठाएं, सीईओ। मैं देखता हूं कैसे काम नहीं होता। अगर आप मिनिस्ट्रियों के थ्रू करना चाहेंगे और सर मैं आपसे कैटेगोरिकली ये भी पूछना चाहती हूँ हारून साहब कि ये जो असल अब जो बात की जा रही है कि आईएमएफ ने रादर जिम्मेदार ठहराया है, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से भी उन्होंने क्रिटिकल बात की है और पास्ट फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब के हवाले से भी। क्या चीज आपको लगता है कि इस कदर फ्लॉड थी? क्योंकि शौकत तरीन साहब के हवाले से तो एक पॉलिटिकल उन्होंने और पीटीआई पूरी गवर्नमेंट के बारे में एक शुरू से बात की थी कि इन्होंने मिस कमिटमेंट की आईएमएफ से, जिस वजह से वो कहते हैं कि जी आईएमएफ ने अब आपको इतना टफ टाइम दिया है। लेकिन प्रेजेंट जो टाइम है या प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने भी खासी ताखीर के बाद आईएमएफ को सब्सक्राइब किया। उनकी तरफ से आपको क्या लगता है फंडामेंटली व्हाट वेंट रॉन्ग? जी दोनों का देखिए, मैं क्योंकि इदारे को दूसरी तरफ से बहुत करीब से देखा है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर जिनका आपने जिक्र किया है, उन्होंने एक सडनली जो एक हमारा प्रोसेस चल रहा था आईएमएफ से डायलॉग का, उससे डिविएट करके एक पॉपुलिस्ट बजट दिया जिसके अंदर उन्होंने डोल आउट करने शुरू किए फंड्स कि हम नौजवानों को लोन देंगे, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और अभी हमारा वो एक एडजस्टमेंट का पीरियड था जिसके ऊपर आईएमएफ ने नाराजगी का इजहार किया। अब जो और उन्होंने ये सियासी बुनियाद पे किया, इसकी कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं थी। जो हमारे अभी जो है मिनिस्टर साहब, मैं उसके बारे में ये कहता हूं कि उनके बारे में ये कहता हूं कि जो ग्लोबल एक आईएमएफ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की थिंकिंग है, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए उसको बेहतर समझने में। जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ये इंपोर्ट को रोकने के लिए, वो इस वक्त ग्लोबली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। जो हमने इंटरवेंशंस की वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तीसरी चीज, जो हम हर चीज पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, ये आप आईएमएफ की टेक्निकल चीजों को हमें टेक्निकल रहने देना चाहिए। आपका रेफरेंस है सर, बेग योर पार्डन, आपका रेफरेंस है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब की जो बयानात हैं जो आईएमएफ के मुताल्लिक अपने इंटरव्यूज में देते रहते हैं, आपको लगता है कि वो उनको रिफ्रेन करना चाहिए? जो आप कहते हैं पब्लिक डोमेन में ले आते हैं, गलत करते हैं। बिल्कुल रिफ्रेन करना चाहिए। जब देखे हमें 20 दफा कहा गया कि हमने सारे प्रायर एक्शंस मीट कर लिए हैं, डिले आईएमएफ की तरफ से है। हालांकि असल हकीकत यह थी कि अभी तक आईएमएफ ने अपना स्टाफ एग्रीमेंट नहीं बनाया था। जब या तो दोनों पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये यूनिलैटरल हमें हर चीज को बल्कि सर उनको मैं आई वुड ऐड ऑन कि बाकी वुज़रा ने ये भी बात की कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमने जब सब कुछ पूरा कर लिया तो इसके कुछ और बैनुल-अक़वामी कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये हमें फिर भी प्रोग्राम हमारे साथ नहीं कर रहे और हम इस मामले में ज्यादा बोलेंगे नहीं। मतलब उन्होंने इसमें एक बहुत एक आप समझे स्मोक स्क्रीन डाली कि ये बहुत कोई एक सस्पिशियस मामला है। जी, I think that was unfair, लेकिन मैं ऑन ए लाइटर टोन कहूंगा कि उनकी बयान यहां तक दुरुस्त था कि हमें समझ नहीं आ रहा। जो अगली पार्ट है उसके अंदर जरा अगर ना जाए तो बेहतर है। देखिए, हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि इसको समझें कि इस वक्त दुनिया का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या चाह रहा है, कौन से ममालिक जो हैं वो सक्सेसफुली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कैसे आईएमएफ से 10 साल में ग्रेजुएट करना है। और ये अनफॉर्चुनेटली सियासी लोगों का काम नहीं है, उनको लोग लाने पड़ेंगे जिनको ये काम आता है। I'll take a last note on that from खाकान अजीब साहब। खाकान साहब, मैं आपसे अपनी बात थोड़ा दोहराना चाहती हूँ क्योंकि पहले वाली जो बात थी मुझे उसका जवाब आपकी बात में मैंने इंटरप्रेट नहीं किया, मुझे उसका जवाब नहीं मिला कि क्या पाकिस्तान को लोन मिलना ही मिलना है। ये बात श्योर शॉट है ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अ मेंबर कंट्री ऑफ IMF एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब वो हमें बाउंड है लोन देने पे, हाँ या ना? देखिए, किसी भी रेसिपिएंट कंट्री को अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चला जाता तो फिर कहाँ जाता? IMF के पास जाता कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग करें। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया, बांग्लादेश, वो IMF के पास पहले चले गए, हम भी पहले चले गए।
श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया, वो आईएमएफ के पास फिर भी गया, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी आईएमएफ ने की। सो इन द एंड तो देयर वाज ओनली वन डोर, देयर वाज ओनली वन वे, एंड दैट वाज टुवर्ड्स द आईएमएफ। मतलब इसमें कोई दो आरा नहीं है। अब किस लेवल पे गए, आई वुड हैव टेकन द कंट्री टू आईएमएफ इन नवंबर, आई वुड हैव नॉट ब्रॉट द कंट्री वेयर इट इज, आई वुड हैव नॉट लेफ्ट दिस प्रोग्राम। मैं तो कभी इनहराफ करता ही ना इस प्रोग्राम से। अब इंपॉर्टेंट बात ये है मोना कि चलें आप अब आ गए हैं, तो अब आपने 23वां प्रोग्राम एंटर किया है, 21 प्रोग्राम इनकम्प्लीट हैं, एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है आपने। सो अब पहले तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि ये प्रोग्राम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे। 23वां प्रोग्राम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता, उसकी वजह एक $28 अरब है। फिर आपके जो दोस्त ममालिक कमर्शियल भी हैं, फ्रेंडली भी, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, उनसे बहुत पैसे लेने हैं आपने। खाकान साहब ये वाली बात अपनी वो आगे कर रहे थे, आई लॉस्ट टच विद हिम, लेकिन हारून साहब ये बात कमेंट ऑन दैट। जी जी प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसमें आईएमएफ का काम है ममालिक जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ जाते हैं उनको बेल आउट करना। यहां तक बात हमारे तो यानी कि आप कहते हैं वो हमें रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। मैं आपसे वही लेमैन टर्मिनोलॉजी में बात कर रही हूँ, हमें दे कुड नॉट हैव रिफ्यूज्ड द लोन। लेकिन टर्म्स किस टर्म्स पे देना है वो उनका प्रेरोगेटिव है। फिर बस यही मैं बात पूछ रही थी। जी खाकान साहब, आप अपनी बात प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। आप कहते हैं आ गए हैं, लेकिन कई माह की ताखीर इस दफा भी हुई है, और पिछले आपको याद होगा असद उमर साहब के टाइम पे बहुत तनकीद की गई थी कि जी इन्होंने इतना लेट कर दिया और इसकी वजह से हमें बेतहाशा नुकसान हो गया। हमें इनहराफ करना ही नहीं चाहिए था किसी वक्त भी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस चल रहा था, फिस्कल का क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, दुनिया भर में एक यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, एक्सोजेनस कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ आपको दिखाई दे रही थी। तो आपको आईएमएफ एज एन एंकर यूज करना चाहिए था। पाकिस्तान वाज वेरी लकी, हम तो कोविड के बाद ऑलरेडी आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। ये घाना, श्रीलंका, बांग्लादेश, चूंकि मैं इन ममालिक के साथ देखता हूं, तो ये तो बाद में आईएमएफ के प्रोग्राम में गए हैं। पर अब आपने ये देखना है कि ये 9 माह का जो प्रोग्राम है इसको कंप्लीट कैसे करना है। मुझे जो तशवीश है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये जो 120 पेज का डॉक्यूमेंट है जो आईएमएफ ने लिखा है, इट इज अ वेरी वेरी अनकंफर्टिंग डॉक्यूमेंट। इट्स अ सोबरिंग एनालिसिस। अब मैं ये क्योंकि मैंने वो 120 पेज का डॉक्यूमेंट जो है वो कम से कम 3 मरतबा पढ़ा है, तो मुझे क्लैरिटी आई है। और मैं कई MEFP पाकिस्तान के लिखा करता था बैठ के। मैं एक तो पहले ये करें कि सारी कौम को कहें कि जो इसमें इन्वॉल्व है, पॉलिसी मेकर है, एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, इस डॉक्यूमेंट पे ब्रीफिंग लें, तो आपको वो बताएंगे कि खड़े कहाँ पे हैं। इकोनॉमिस्ट से ब्रीफिंग लें, एक इकोनॉमिस्ट के पैनल से डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंट्री, वो तमाम एक ब्रीफिंग ले। ठीक है, ये सबसे पहले, इससे कम से कम ये तो पता चलेगा ना, छोड़ दें चीजों को कि डायग्नोस्टिक्स उन्होंने आपके साथ क्या किया है। ये जो वर्ड है ना अक्यूट, और जो वर्ड है रिस्क, वो जाके देखिए कितनी बार रन हो रहा है उस डॉक्यूमेंट। 120 पेज वाले डॉक्यूमेंट में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। और कोई ऐसी बहुत अलार्मिंग बात, और हारून साहब आपसे हाँ में नोट कर रहे हैं, आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी और बहुत अलार्मिंग बात, किसी जो आपने कोई एक क्लॉज ऐसा पढ़ा हो which you think is unprecedented, या पहले पाकिस्तान ने फेस नहीं किया? देखें, एक तो उन्होंने पाकिस्तान में ये वर्ड यूज किया है कि जो हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी है, जो हमारा ग्रॉस फाइनेंसिंग है, उसका रिस्क एक्सेप्शनली हाई रिस्क है। नाउ यू नो व्हेन समवन टेल्स यू, और आप उसको मानते हैं कि वो ICU का डॉक्टर है, कि योर रिस्क इज एक्सेप्शनली हाई और आप शायद फाइनेंसिंग नहीं ला पाएंगे अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे, तो यू शुड बी अलार्म। अगर वो आपको कह रहे हैं, अब उन्होंने एक ऐसी चीज मोना मांगी है, मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं बोली, बिकॉज आई हैव कम टू योर प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं इसलिए बोलने लगा हूं। पाकिस्तान ने पिछले 5 साल में तकरीबन 1 से 1.5%, जिसे ये खसारा, एक तो फिस्कल का खसारा तो हम बहुत बड़ा रन करते हैं, हम एक प्राइमरी डेफिसिट होता है जो हम इंटरेस्ट निकाल के कहते हैं कि ये प्राइमरी, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इस साल उसको 0.4% पॉजिटिव कर दें। ये पाकिस्तान में 10-15 साल से नहीं हुआ। ये करना इतना आसान नहीं है। अब लोग पूछते हैं ना कि हम बाहर क्यों आ जाते हैं प्रोग्राम से। अब मैं वो इंट्रोस्पेक्शन आपके सामने रख रहा हूं कि हम बाहर क्यों आ जाते हैं प्रोग्राम से। ये 0.4% प्लस करना है। सितंबर में आपने कुछ टारगेट्स मीट करने हैं जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं। किसी को कहिए कि बैठ जाए क्यू ब्लॉक में या प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में और इसकी डेली मॉनिटरिंग शुरू कर दे।
दैट इज हाउ रेसिपिएंट कंट्रीज मस्ट डू अ प्रोग्राम। आखिरी बात फिर आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है खाकान साहब, जो अभी एक बात आपको याद होगा कुछ रोज पहले भी चल रही थी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे 2 महीने तक या 3 माह तक, जो भी होता है, असेंबली डिसॉल्व होती है या एक्सपायर होती है। तो वो कहते हैं कि उसको भी, डार साहब ने ये बात अपने एक इंटरव्यू में की थी, हम आईनी तरमीम करके एम्पावर करना चाहते हैं ताकि मुआशी तौर पर कुछ फैसले ले सके। तो आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये करना पड़ेगा अगर आप कहते हैं कि इस इतनी सख्त मॉनिटरिंग हमें चाहिए इस डेफिसिट को पॉजिटिव 0.4 करने के लिए। मोना, बात यह है कि एक तो इस लेवल पे करना पड़ेगा, पर असल डिलीवरी मोना होनी है स्टेट apparatus से, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, प्राइवेटाइजेशन से, बजटिंग में FPR से, क्यू ब्लॉक से। असल मसला तो यहाँ है। फिर मॉनेटरी साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ये सारा जो मैनेजमेंट है, ये कोई, जब तक आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तरह इसको नहीं चलाएंगे, फैटेफ की तरह नहीं चलाएंगे, या जो आपने कोविड में टीम बनाई थी उस तरह नहीं चलाएंगे, पाकिस्तान की जो इस वक्त एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल है वो ये अहम बात है। आपने कुछ पॉजिटिव, कुछ आपने सक्सेस स्टोरीज भी गिनवाई हैं, जैसे कोविड के टाइम पे थी या फैटेफ के टाइम पे थी, उनके तर्ज पर भी चला जा सकता है। पार्टिंग कमेंट आई टेक फ्रॉम जी खाकान साहब, प्लीज फिनिश। हाँ, मैं एक बात, पाकिस्तान ने एक IMF का प्रोग्राम 13-16 का, जिसमें चूंकि मैं उस कोर टीम का पार्ट था तब फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमने उस प्रोग्राम तकरीबन एक प्रोफेशनल सेटअप हर जगह बनाकर चलाने की कोशिश की थी। तब भी वजीर खजाना डार साहब ही थे, बट हम इसको मैनेज करते थे। जो मेरा व्हाट्सएप होता था, ऑल द मिनिस्टर्स who were concerned were on my WhatsApp and I would WhatsApp them from Dubai कि जी ये काम जो है ये होना है to move forward. That is the kind of stealth work that you need to move on a अच्छा, program. तो आप ये कोट कर रहे हैं कि इसी टीम ने, यानी कि सेम फाइनेंस मिनिस्टर, ये पहले इन्होंने कि अच्छा ये एक इस तरह से इस चीज को मॉनिटर किया था, मे बी he'll have to do it again, और रादर ये कि और थोड़ा सा अग्रेसिवली। हारून साहब, I'll take the parting word from you. जी, मेरा तो बड़ा बिल्कुल मुख्तसर है कि देखें, आपके पास अगले 1-1.5 साल बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप दुनिया को बताइए कि आप केपेबल हैं इंटरनेशनल इदारों की कमिटमेंट्स जो की हैं उनको ऑनर करने के लिए, प्रायर एक्शन मीट करने के लिए। और ये जो फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, हमें अपने खर्चे कम करके दिखाने की जरूरत है। तो अब लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो हम उसी ओल्ड स्कूल में इलेक्शन की तरफ जाकर तरक्याती फंड्स और वो वाले फंड्स होते हैं इलेक्शंस में, जो कि आज एक, बल्कि मैं खबर भी पढ़ रहा था कि कोई 51 बिलियन की स्कीम्स अप्रूव की हैं, फिर तो ये काम नहीं हो पाए। करेक्ट। अब अगर हम इसको संजीदगी से लेते हैं, डेलीकेट करते हैं, प्रोफेशनल्स को देते हैं, सियासी पॉपुलिज्म से थोड़ा मेरे पास क्योंकि इतना ही था, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट। थैंक यू टू द जेंटलमैन। नाजरीन, आफ्टर अ ब्रेक जो है हम इसी बहस को मजीद कंटिन्यू करेंगे विद अ डिफरेंट सेट ऑफ जेंटलमैन। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। चूंकि मईशत के हवाले से बात हो रही है, हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस तो ब्रेक से कबल जाने, लेकिन इसमें जाहिर है जब तक हम एक पॉलिटिकल इस पूरी बात को हम लोग ओरिएंट नहीं करेंगे तब तक ये हतमी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर व बेशतर जो सियासत है उसका महवर मईशत पर ही आजकल है और पिछले कई गुज़िश्ता सालों से है। तो गोया ये सेगमेंट में हमें इस पूरी बात में, इस पूरी बहस में मजीद ऐड ऑन करने के लिए विद ऑल्सो देयर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स ज्वाइन करते हैं जनाब मुजम्मिल असलम साहब। सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप और स्पोक्स पर्सन भी हैं अपनी जमात के PTI के फॉर इकोनॉमी। वेलकम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर और मईशत पर एक बहुत एक बुलंदोबांग आवाज़ और बड़े लर्नड व्यूज़ के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट में बड़े करीबी से, बहुत कुर्बत से ये तमाम मामला देखते हैं। आपको भी बहुत वार्म वेलकम राना साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बात का आगाज़ आपसे करती हूँ मुजम्मिल असलम साहब। पूरा यही एक ब्लेम गेम रहा और यही बात फिर एट द एंड ऑफ द डे एक बयानिया भी बना, एक नैरेटिव भी बना कि प्रॉब्लम ये थी कि IMF के साथ वादा खिलाफी हुई जो कि गुज़िश्ता PTI हुकूमत ने की, और फिर अभी गोइंग फॉरवर्ड IMF ने तो अपनी रिपोर्ट में भी शौकत तरीन साहब को बाकायदा जिम्मेदार भी ठहराया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो इंटरिम गवर्नमेंट भी अब एम्पावर होने वाली है कि मईशत के हवाले से कुछ बेहतर इंटरिम गवर्नमेंट को पावर्स मिले। इस हद तक, इस नहज तक मईशत को ले आने का आपके ऊपर या PTI के ऊपर इल्ज़ाम है? मेरे ख्याल से मोना, आपने कोई रिपोर्ट
IMF की नहीं पड़ी, कोई PDM ने कोई आपको रिपोर्ट फराम कर दी है क्योंकि जो आप जो बात बोल रही हैं वो कहीं पे भी IMF की रिपोर्ट पे नहीं शाया। और मैं चाहूंगा कि आप अपने रिसर्च वालों को या जो आपके पीछे प्रोड्यूसर हैं उनको कहेंगे प्रोड्यूस करें ये चीज़ के जिस पे शौकत तरीन और PTI पे मईशत की खराबी का इल्ज़ाम है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो IMF की रिपोर्ट से ही हैं, उस पर आपको नज़र आ जाएगा कि सारा का सारा चार्जशीट ही PDM को किया है। तो मैं आपसे, क्योंकि मैं आपको चैलेंज भी कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। नहीं मुजम्मिल साहब देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये है कि उन्होंने डार साहब पे, फाइनेंस मिनिस्टर पे भी उन्होंने बात की है, लेकिन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर तरीन साहब पे भी तो बात हुई है उस रिपोर्ट में। बिल्कुल भी कहीं शौकत तरीन का नाम या कहीं लिखा हो, उन्होंने तो 3 फेजेस बनाए जिसमें से 2 फेजेस, पहला फेज बोला कि PTI ने जो है बहुत ही शानदार काम किया और मुल्क में वो चीजें की जिसकी बहुत जरूरत थी। और उन्होंने फिर उसके बाद कोरोना को भी सराहा, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को भी सराहा, उन्होंने कहा FX मार्केट जो इन्होंने लिबरलाइज की उसको भी सराहा, फेटफ के जो कानून थे उसके लिए जो पाकिस्तान में पेशरफ्त हुई उसको भी सराहा। फिर उसके बाद उन्होंने 2021-22 का एक फेज बताया जिसमें उन्होंने कहा कि जी बजट जो है इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंशनरी दिया, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी चीज है, इन्होंने जो है स्टेट बैंक एक्ट को पास कराया और उसके अलावा टैक्स एग्जेम्पशंस विड्रॉ की। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि यूक्रेन वॉर हुई और दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आए, वहां पे इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को नीचे किया और हुकूमत चेंज हो गई। वहां पे इन्होंने कहा कि ये जो नई हुकूमत आई थी जो अब जारी है, इन्होंने कई महीने उस सब्सिडीज को चलाया और फिर उसके बाद बजट में जाके जो है ये सीधे हुए और फिर वापस। ये तो मेरी वही वाली बात है। फिर मुजम्मिल भाई आपने एक तरह से इस बात की तौसीह भी की है ना, आप इनिशियली कह रहे थे कि आप पे थोड़ी सी भी बात नहीं की गई, लेकिन इतनी बात तो हुई ना कि सब्सिडीज के हवाले से जो तनकीद थी आप पे भी हुई और फिर आगे आने वाली हुकूमत या प्रेजेंट गवर्नमेंट पे भी हुई कि इन्होंने भी वही सब्सिडीज आगे बढ़ाई, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस जो वो सब्सिडीज थी वो दी तो आप लोगों ने थी ना। नहीं, हमने तो सब्सिडीज के साथ उन्होंने हमारी जो सारी एप्रिसिएशन बोली और बोला कि उसको हमने रेक्टिफाई भी किए चीजों को। आपने तो जब सवाल किया आपने कहा IMF ने तो PTI के खिलाफ सारा कुछ बता दिया और आपने तो कहीं जिक्र खैर ही नहीं किया जो जिनको चार्जशीट किया उन्होंने, आपने वो बात नहीं बोली कि उन्होंने IMF ने प्रोग्राम। अच्छा, आपके व्यू में जिक्र खैर भी खासी भारी मकदार में हुआ है। और राना साहब आपको बताया ऑनेस्टली पूरी रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट। जी बिल्कुल, मैं इतनी बात आपकी मैं इंडोर्स कर रही हूँ, खासतौर पे कोविड हिकमत अमली और ये कुछ चीजें हैं जो कि उन्होंने बाकायदा बड़े एविडेंटली उस रिपोर्ट में शाया हैं। तो राना एहसान अफजल साहब ये बात सही है, वो कहते हैं सरासर कोई ऐसी चीज नहीं थी और मैंने जिक्र खैर नहीं किया, तो आपकी गवर्नमेंट को भी जिक्र खैर करना चाहिए अगर आपके प्रीडिसेसर्स की कोई तारीफ हो रही है, या फिर आप सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं एक लाइन आपको उसमें से पढ़ के सुना देता हूं कि द EFF रिमेन्ड ऑफ ट्रैक थ्रू आउट 2021, यानी कि पूरा 2021 के अंदर ये IMF के प्रोग्राम से ऑफ ट्रैक रहे। उसके बाद इन्होंने मिनी बजट दिया जब इनको ख्याल आया कि हमने बहुत ज्यादा डी ट्रैक कर दिया IMF के प्रोग्राम से, वो उसको IMF ने कहा कि फिर वापस ये ट्रैक पे आए। लेकिन सब जानते हैं कि उसके 1-1.5 माह बाद इन्होंने IMF के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया और जो इन्होंने सब्सिडीज का अंबार लगाया बिजली के रेट पे, पेट्रोल के रेट पे, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की, उसने तबाही मचा दी। फिर उसके बाद की कहानी सारे जानते हैं कि फिर किस तरीके से IMF को खत लिखे गए कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फिर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो बुनियाद रखी झूठ के ऊपर, वो सारी कहानी, इंपोर्टेड हुकूमत, आलमी साजिश, साइफर, फिर मीर सादिक, मीर जाफिर। तो ये तो अब बड़ा क्लैरिटी के साथ मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम समझती है कि किसने जो है वो माशी दलदल में इस मुल्क को फंसाया। और बिल्कुल यहाँ जो दार साहब हैं उनका जो एक्सचेंज रेट का इशू है उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट किया कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जो है वो उसको, लेकिन वहां दार साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, वो समझते हैं कि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए। और आपने भी इन एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल राना साहब आपने कहा है कि डार साहब भी एक्सचेंज रेट को, क्योंकि वो खुद उसको चलाना चाहते हैं और उसके ऊपर खुद अपना एक असर रसूख रखना चाहते हैं, इस हवाले से IMF ने तनकीद की है उसका, जिस पे पहले भी आप पे बड़ी सियासी तनकीद होती रही है राना साहब माजी में भी, उसको स्टेबल रखने में ही आपने सारा जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे रिजर्व थे उसका एक भारी एक हिस्सा झोंक दिया था।
उसमें उसका बड़ा देखें, उस चीज को जो फाइनेंस मिनिस्टर है ओन करते हैं और वो आज भी स्टैंड देते हैं कि अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो मैनिपुलेशन जो जिस तरह जितनी बड़ी यहाँ एक ब्लैक इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, वो मैनिपुलेट करती है फिर इसको, तो वो उनका अपना एक ओपिनियन है। लेकिन फिर IMF के मुआहदे को बहाल किया गया और इस मुल्क की, और देखें मैं आपको एक और पॉइंट में आपको बता दूं क्योंकि मैं समझता हूं अवाम को भी समझना चाहिए। अब हम जा रहे हैं 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते जाने से पहले हम बिजली के रेट बढ़ा के जा रहे हैं, हम एनर्जी प्राइस को रीबेसिंग करके जा रहे हैं, गैस प्राइसिंग को रीबेसिंग करके जा रहे हैं। ये वो अनपॉपुलर फैसले हैं जो कोई नहीं करता जाने से पहले। लेकिन मुल्क के मफाद में हम कर रहे हैं, आप लोग करके जा रहे हैं, वेरी फेयर, ये बात तो सही है, कीमतें तो बढ़ा रहे हैं। अब आप इसका कंपैरिजन करें कि उसके कंपैरिजन में एक PTI की जमात थी जिसको पता था वो जा रही है तो वो आग लगा के चलेगी। सही है, मैं राणा साहब ये फर्क है, बटल भी ले लूं और फिर आपकी तरफ लौट के भी आऊं, क्योंकि ये हमारा एक जरा हमने तेज और इसको जरा इस सेगमेंट को जरा हैपनिंग इसीलिए रखा था। मुजम्मिल साहब, आपसे अगर कंपैरिजन करें तो आप लोगों ने तो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी सियासत चमकाने के लिए आपने रेट्स गिरा दिए, अनफेयर सब्सिडीज दी, वो दूसरी तरफ इसका सियासी खमियाजा भुगतने वाले हैं। देखिए बात यह है कि राणा साहब जो है ना एक लाइन पढ़ रहे थे तो मैं भी एक लाइन पढ़ देता हूँ, और वो IMF की जो SLA आया था उसकी मेन हेडलाइन थी और उसके बाद जो डिटेल रिपोर्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट आई है उसकी भी मेन हेडलाइन थी, और वो थी misstep by this current government has led to the economic disaster। ये इससे बड़ी चार्जशीट कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि कह रहे हैं हमने 2 हफ्ते पहले बिजली की कीमत बढ़ा दी, इससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी क्या देंगे। ओ भाई आपको ये 4 महीने पहले काम करना चाहिए था। आपको किसने कहा था कि 95% रिकवरी को 80% पे ले जाए, इतने तो रेट नहीं बढ़ना चाहिए था। आपको पता है आपने इस साल सिर्फ सर्कुलर डेट कितना ऐड किया है, $500 अरब, तो 500 अरब रुपए। फिर आपको पता है गैस का सर्कुलर डेट कितना हो गया, 2500 अरब। आप बातें कर रहे हो, एक साल में आपने जितने कर्जे ऐड कर दिए, 17,000 अरब रुपए कर्जे ऐड कर दिए, PTI ने 3.5 साल में 18,000 अरब ऐड किए थे। तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, और ये अंग्रेजी जो है जो हमें बता रहे हैं कि दैट हैज लेड टू मिस ट्रैक ऑफ ट्रैक। ये पढ़े तो सही चार्जशीट, और फिर इतने अच्छे थे माशाल्लाह, ये जबरदस्त लोग थे, तो ये फिर एक रिव्यू 14 महीने में क्यों ले सके, 7th और 8 नवा रिव्यू नहीं कर सके, प्रोग्राम इनकम्प्लीट हो गया। इतने नया प्रोग्राम तो मिल गया ना वैसे मुजम्मिल साहब, अभी ये जो टेम्पररी रिलीफ ही सही, लेकिन हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मिला है। मोना आपको क्या अंदाजा कि नया प्रोग्राम अगर ये ले सकते होते, ये तो हमें दुआएं देंगे बैठ के कि ये हमने काम कर दिया इनका, और हमने पाकिस्तान के मफाद के लिए किया, किसी के लिए नहीं किया, पाकिस्तान के लिए किया। ठीक है राणा साहब, हमें दुआएं देंगे, तो पता ही नहीं था। 2 दिन पहले तक तो ये 9th रिव्यू मांग रहे फिर रहे थे कि 9th हो गया तो ठीक है, वरना बजट में जो इकदाम सारे वापस कर। मैं समझ गई आपकी बात। ये चूंकि आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे जो कि PTI चेयरमैन से मीटिंग हुई है IMF वफ्द की, उस वजह से दुआएं दें राणा साहब, इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है मुल्क की मईशत को बचाने में। एक तो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन जो ये रिपोर्ट बताना चाह रहे हैं या पढ़ाना चाह रहे हैं अवाम को, ऐसे नहीं था। देखिए दूसरी बात, ये सर्कुलर डेट पे आ जाए, हम 1.1 ट्रिलियन पे छोड़ के गए, ये 2.4 और 5 के दरमियान में छोड़ के गए, यानी कि 1.5 गुना इन्होंने सर्कुलर डेट को बढ़ाया। 3.5 सालों में तबाही फेर दी पावर सेक्टर में, रीबेसिंग नहीं की, सियासी फैसले किए। हमने सिर्फ 300 अरब वहां उसके अंदर इजाफा किया, और अब हमने उसका बर्डन उठाया है सियासी तौर पे उस फ्लो को रोकने के लिए। अब अगली बात सुनने, गैस सेक्टर में 0 था सर्कुलर डेट, पाकिस्तान के 72 सालों में था ही नहीं। इन्होंने सियासत की, इन्होंने आग लगाई गैस सेक्टर के अंदर, और 1400 अरब पे ये सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। इनको $3 $4 की इनको LNG मिल रही थी, इन्होंने खरीदी नहीं। उस फैसले को आप अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं कि उस वक्त LNG सस्ती थी, इन्होंने नहीं ली। तो ये तबाही मचाई इन्होंने। मैं कहता हूं ऐसी, क्योंकि इनके फर्नेस ऑयल की लॉबियां खड़ी थी इनकी बैक पे, उनको इन्होंने जो है वो पालना था। और नहीं, और बिल्कुल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि करप्ट तरीन हुकूमत थी PTI की। मेरी बात को तो छोड़ दें, मैं तो जो मर्जी कहूं। तो अब ये कह रहे हैं हमने तो गैस के सर्कुलर डेट की फ्लो भी रोकी इस मुआहदे के अंदर। IMF वफ्द से तो पॉजिटिव मिले ना राणा साहब, उनसे अगर कोई शिकायत लगाते या कोई ऐसी बात करते कि हम इनकी कमिटमेंट को कोई आगे ऑनर नहीं करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जानी थी ना इसकी।
देखिए मैं समझता हूं कि इनकी अपनी ये तो वो एक ऐसी एक्सरसाइज थी कि वो सबसे मिले, इनसे भी मिले, पीपल्स पार्टी से भी मिले, बाकी मेन जो जमातें थी उनसे सबसे मिले। दूसरा ये कि आईएमएफ इनसे जरूर वो पूछने गई होगी कि भाई अब तुम दोबारा तो खत नहीं लिखोगे जिस तरह पहले खत लिखे थे कि हमने इस मुआहदे में नहीं होना, या जिस तरह और कोई सब्सिडीज तो नहीं दे दोगे मुल्क के अंदर जो है उनको खोखला तो नहीं कर दोगे। हाँ, उनसे खौफ दूर करने गए। ठीक है, हाँ, तो शुक्र है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है इन्होंने कहा कि हम और अनफॉर्चुनेटली टाइम इज रनिंग आउट और मुझे इस पे कंक्लूड करना पड़ेगा। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।